हीट ट्रांसफर जैसे आज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। बाई चांस में एक क्वेश्चन आ जाता है जेई में, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में आते रहता है और इजी चैप्टर, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा क्लास 10 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडामेंटल है वो अगर तुमको मालूम है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। हीट ट्रांसफर, आप जानते हो कि हीट एनर्जी flows from a hot body to a cold body and that is what is called heat transfer. कभी कभार पूछा जाता है कि how many types of heat transfer are there, how many modes of heat transfer are there. हाँ, तो don't say conduction, convection, radiation. Radiation is also a method of heat loss from a body, but radiation is not considered as a heat transfer क्योंकि रेडिएशन में हीट एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम एवरी बॉडी in terms of electromagnetic waves. It just goes away from the body, it doesn't go to the cold body. So radiation is not a mode of heat transfer. Mode of heat transfer कितने? दो है, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन। समझ में? तो चलो आज हम लोग देखते हैं कंडक्शन के बारे में। तो इसको क्यों लिखे? थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन को पहले फिजिकली तो फील करो। कोई एक लोहे का रॉड है, इसको मान लो कि आप आग में झुलस दिए तो क्या होगा, उसका गर्माहट धीरे धीरे आएगा और यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम दिस हॉट बॉडी टू दिस पॉइंट, यहाँ पर हीट एनर्जी आ गया। ठीक है, वो जो हीट एनर्जी है वो दो पार्ट में अवेलेबल होता है किसी बॉडी में, in terms of the kinetic energy of the particles and in terms of the potential energy. ठीक है, जो kinetic energy है, अब देखोगे at any temperature every particle of every body is under vibratory motion. ठीक है, may be of lesser amplitude but vibrate करता है। टेम्परेचर क्या है? जब भी हम कोई बॉडी को छूते हैं, those vibrating particles are striking our finger. कितने तो पार्टिकल हमें स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने जोर से स्ट्राइक कर रहे हैं और कितने जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर रहे हैं। The speed of striking, number of particles striking and the frequency of striking altogether give you the sensation of temperature. बहुत सारा पार्टिकल बहुत जोर से और बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे तो हम कहेंगे हाई टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई बॉडी किसी एक टेम्परेचर में है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं and that vibrational kinetic energy is also a part of its heat energy. समझ में? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक बॉडी है और इसके बगल में कोई सिमिलर बॉडीज रखे हुए हैं, तो आप देखोगे अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करते करते अगर ये इसको मारेगा, एक बार मारेगा, दो बार मारेगा, तीन बार मारेगा, हर बार मारने में ये इसको कुछ कुछ एनर्जी दे रहा है, इसका एनर्जी घट रहा है और ये धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू किया। धीरे धीरे ये भी जोर से हिलेगा, ये इसको मारेगा, फिर धीरे धीरे ये भी जोर से हिलेगा, ये भी इसको मारेगा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी था वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगा है, हम कहते हैं हीट एनर्जी फ्लो करने लगा है। So the particles vibrate and by vibration they strike the nearby particle and the energy is gradually transferred, जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन। क्या है थर्मल कंडक्शन? चलिए लिखते हैं। The mode of heat transfer in which heat energy flows from a hot body to a cold body. कैसे? Through a non-uniformly heated medium. How? By vibrations of particles of the medium. Vibrations of particles of medium. With particles retaining their mean position.
retaining their mean position is called thermal conduction. Thermal conduction. तो थर्मल कंडक्शन किसको कहते हैं आपको समझ में आया। The mode of heat transfer from a hot body to a cold body through a non-uniformly heated medium. Suppose हम कहेंगे ये एक hot body है and this is what is a cold body, and suppose these two bodies are joined by a metal bar. तो आप देखोगे हॉट बॉडी का टेम्परेचर अगर θ1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अगर θ2 है, तो हॉट बॉडी के आसपास ये जो मीडियम है उस मीडियम का टेम्परेचर θ1 रहेगा और कोल्ड बॉडी के आसपास इसका टेम्परेचर θ2 रहेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो मीडियम है उसका टेम्परेचर इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम, एंड हियर द पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग लाइक दिस, they are not physically moving from one point to other. Had they physically moved, we would have called the process to be convection. ये convection नहीं है, हर पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है लेकिन कोई फिजिकली मूव नहीं कर रहा है। The mode of heat transfer from a hot body to a cold body. Why from a hot body to a cold body? Because the hot body particles are vibrating with greater amplitude, cold body particles are vibrating with smaller amplitude. मान लो दो चीज ऑसिलेट करें, एक बहुत जोर से ऑसिलेट करा है ज्यादा एम्पलीट्यूड में, एक छोटा एम्पलीट्यूड में, दोनों को पास में लाएंगे तो मारपीट होने के बाद बड़े वाले का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, छोटे वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सो हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, विथ पार्टिकल्स नॉट मूविंग बट रिटेनिंग, मेंटेनिंग, बीइंग एट देयर ओन मीन पोजीशन। समझ में आया? ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये हो गया। इस चैप्टर से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं आता है, तो ध्यान रहे कि आप लोग समझने पे ज्यादा ध्यान देना। जो भी क्वेश्चंस आएगा मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो डेफिनेशन कौन रटेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं, खाली मैं बताया क्योंकि आई हैव टू मेक ए कंप्लीट नोट। चलो हम डिनोट करते हैं हीट एनर्जी को एज Q। Q इज हीट एनर्जी, और टेम्परेचर को एज थीटा। टेम्परेचर को थीटा डिनोट करेंगे और हीट एनर्जी को Q से डिनोट करेंगे। यहां पर एक टर्म आता है थर्मल करंट। कैसे लिखते हैं इसको? वी सिंबलाइज इट विथ I, वी कॉल इट थर्मल करंट। क्या मतलब है ये टर्म का? मतलब है रेट ऑफ heat flow, that is heat flowing for unit time, that is heat flowing per unit time। मतलब you say it is Q by T, जिसमें Q क्या है? It is joules of heat transferred in T सेकेंड्स। तो हो गया ये Q by T। अब ये जूल्स पर सेकेंड हुआ तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट इज व्हाट? थर्मल करंट क्या है समझ में आया? इट इज Q by T। इफ Q amount of heat, Q joules of heat is transferred in T seconds, तो the thermal current is Q by T। क्या बात समझ में आया? अब ये थर्मल करंट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रख लेना चाहिए। पहला हुआ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग बार है और यहाँ से आगे कोई एक दूसरा कंडक्टिंग बार है, और सपोज दिस एंड इज मेंटेन्ड एट कोल्ड कंडीशंस एंड दिस एंड इज मेंटेन्ड एट हॉट कंडीशंस। ऑब्वियस है कि द हीट एनर्जी विल फ्लो लाइक दिस, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में आप क्या देखोगे? जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तब देखोगे जितना हीट एनर्जी इधर से जा रहा है उतना ही हीट एनर्जी उधर से पहुंच रहा है। इफ यू इग्नोर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग, उसको अगर इग्नोर कर देते हैं
तो जितना हीट एनर्जी इधर से जा रहा है उतना हीट एनर्जी उधर से भी जा रहा है। यहाँ से जितना निकल रहा है वहां पे उतना पहुंच रहा है कि नहीं? यहाँ से जितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है वहां पर उतनी जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो कहाँ पे ज्यादा है बताओ, ये थिन बार में कि ये थिक बार में? सेम है। इसका मतलब व्हेन ए नंबर ऑफ मीडियम्स आर इन सीरीज द थर्मल करंट इज सेम इन ऑल मीडियम। समझ में आया क्या? तो क्या लिखे हम लोग? व्हेन ए नंबर ऑफ मीडियम्स आर इन सीरीज the thermal current is same in each medium। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्कूल्स में नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। लेकिन बता रहा हूं क्योंकि आपको थ्योरी कंप्लीट करना है और आप लोग बुक्स तो पढ़ते नहीं हो। As you don't read books, मेरा काम है आपको सफिशिएंट नोट्स दे दूं ताकि उसको पढ़ो और हो जाएगा, ठीक है? ये बात है। दूसरा हुआ कि सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक कंडक्टिंग बार है जिसमें से हीट फ्लो कर सकता है, यहां पर दूसरा कंडक्टिंग बार है और ये ऐसा करके गया है सपोज। तो आप कहोगे कि सपोज ये कुछ θ1 टेम्परेचर में है, ये θ2 टेम्परेचर में है, ये θ3 टेम्परेचर में, और मान लो कि दिस इज द कोल्ड एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये कोल्ड है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ से हीट एनर्जी ऐसे आएगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ इधर से ऐसे आएगा और इधर से ऐसे जाएगा। सपोज द थर्मल करंट हियर इज I1 एंड हियर इट इज I2, मतलब यहाँ पर कुछ हीट आ रहा है पर सेकेंड, यहाँ पर कुछ हीट आ रहा है पर सेकेंड, तो दोनों मिलके इधर से जा रहे होंगे। तो आप क्या कहोगे? I3 मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आया क्या? जितना हीट आएगा उतना ही जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हीट आएगा वही हीट जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका थर्मल करंट के बारे में जानने वाली दो चीज। तीसरा चीज, पॉइंट नंबर 3। सपोज हमारे पास कोई एक हॉट बॉडी है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, और ये एक कोल्ड बॉडी है। दिस हॉट बॉडी इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर θ1, दिस इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर θ2। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जितना भी हीट सप्लाई करो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जस्ट लाइक ए ब्लॉक ऑफ आइस, व्हेन यू सप्लाई हीट, ice starts melting but the temperature remains same. Or suppose some boiling water, when it is boiling, whatever heat you take, the temperature remains same 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ का टेम्परेचर θ1, इसका टेम्परेचर θ2 करके मेंटेन करके रखा गया है। सपोज अभी अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम में जोड़ देता हूं तो हीट एनर्जी हीट यहां से यहां पर फ्लो करेगा। थोड़ा सोच के बताना कि अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसा एक पतला सा वायर जोड़ दूंगा और दूसरी केस में एक मोटा सा मटेरियल जोड़ दूंगा, थोड़ा देख के सोच के बताना। व्हेन यू कनेक्ट ए थिन वायर और ए थिक वायर, अगर ये पतला वाला वायर लगाऊंगा तो क्या यहाँ का आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, कि मोटा वाला बार लगाऊंगा आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? आई टेक ए थिन वायर, स्टील वायर लगा दिया, हीट एनर्जी स्टील वायर के थ्रू से भी जाएगा, आइस मेल्ट करने लगेगा। और ये एक मोटा सा कंडक्टिंग बार लगा दिया, इसमें से भी हीट जाएगा, मेल्ट करेगा। पतला वायर से जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगा कि मोटे वायर से जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगा? जल्दी जल्दी। सोचो, ये हॉट बॉडी है, रेड हॉट आयरन है, ये आइस ब्लॉक है, एक वायर से जोड़ दी, क्या वायर आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, कि एक मोटा सा मेटल बार जोड़ दिए आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? सोचो क्या लग रहा है आपको रवि? क्या होगा? सेम होगा। हाँ, इसका मतलब मैं तुमको फील नहीं दे पा रहा हूं। अरे भाई थोड़ा सोचो, ये है कोई रेड हॉट आयरन
मान लो कि ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में, इससे काफी दूर पे एक आइस ब्लॉक रखा है। मैं एक थीन वायर, आपका हेयर जितना थीन है उतना थीन वायर लेके इसे लगा दूंगा, तो ये वायर के अंदर से हीट जाएगा और ये मेल्ट करेगा। तो इस केस में ये आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि थीन वायर लगाने की जगह अगर मैं कोई एक मोटा सा ऐसे कॉपर बार लगा दूंगा तब ये जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। बार के केस में जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा क्योंकि मोटा है तो यहां से भी हीट जाएगा, यहां से भी हीट जाएगा, हर जगह से हीट जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये पतला होता तो सिर्फ वो पतले वाले सेक्शन पे ही हीट जाता, ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करने लगे और बगल वाले पार्टिकल को हीट देने लगे। इज नॉट इट करेक्ट? तो क्या पता चला, पतला वायर होने से रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होता है कि मोटा वायर होने से रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होता है? मोटा वायर में रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो को हम कहते हैं थर्मल करंट, जिसको लिखते हैं आई। और मोटा वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। आप क्या कहोगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए बढ़ने से करंट बढ़ता है कि नहीं? ए बढ़ने से करंट बढ़ता है, तो आप कहोगे द थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है कि नहीं? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मीडियम। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर हम कहेंगे कि चलो सेम थिकनेस का देते हैं और हमारे पास अब दो चॉइस है, एक हॉट बॉडी यहाँ पर था, कोल्ड बॉडी यहाँ पर था, ये हम वायर लगाए और ये आइस मेल्ट करने लगा। आई रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन। सेम एक्सपेरिमेंट को मैं फिर से रिपीट किया और कैसे रिपीट किया? आई ब्रॉट इट हियर। अब मैं क्या किया, कोल्ड बॉडी को दूर ले लिया, कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी से दूर ले लिया। अब ये जो वायर यहाँ पर लगा था वैसा ही एक वायर ले आया, उतने ही थिकनेस का एक वायर ले आया, लेकिन मैं किया क्या, इसको यहां से यहां तक इतना लंबा करके खींच के लगाया। जस्ट थिंक, ये वायर को मैं यहां तक लंबा करके लगाया। अब सोचो तो, ये लंबे वायर के कारण आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि छोटे वायर में आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? हीट को यहां से यहां तक जल्दी जल्दी फ्लो करेगा कि इस केस में हीट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा? नीचे वाला केस में हीट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। यहाँ से हीट दूर पे, मान लो यहाँ पर चूल्हा रखे हो, एक वायर लगा के दूर पे आइस रखो, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि पास में आइस रखो, एक वायर जोड़े हो, जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? पास में रखने जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। मतलब जितना ज्यादा दूर पड़ता है जाना उतना रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाता है, धीरे धीरे फ्लो करता है हीट। जितना ज्यादा दूर में रखेंगे उतना धीरे धीरे ये फ्लो करेगा। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। चलिए हम देख रहे हैं कि ये हो गया एरिया ए, लेंथ एल, तो आपको होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by लेंथ। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और मान लो कि ये कोई हॉट बॉडी है, ये जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि जब ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। जब हॉट बॉडी का टेम्परेचर वेरी हाई है तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगी। ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होने से थ्रू दिस वायर आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि 100 की जगह ये अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, 1000 होने से मेल्ट करेगा। मतलब जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा। मतलब ये भी समझ में आया कि द थर्मल करंट इज directly proportional to the temperature difference between the hot body and the cold body, है कि नहीं? So keeping all these things in mind, I can say I is proportional to A into delta theta, change in temperature को हम delta theta कहेंगे, by L। फिर A क्या है? A is cross sectional area ऑफ मीडियम, जिसके थ्रू से हीट फ्लो हो रहा है। एल क्या है? लेंथ ऑफ मीडियम। डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियस है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी ए कांस्टेंट के ए डेल्टा थीटा बाई एल।
ये जो K है उसको कहते हैं थर्मल, कभी कभार इसको K नहीं लिखते हैं तो मैं भी नहीं लिखता हूँ, इसको थर्मल कंडक्टिविटी लिखते हैं, सिग्मा। लेट अस कॉल सिग्मा इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब अगर ये एक मेटल वायर होगा तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, कि जब ये वुडन बार होगा तब जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। लकड़ी का होगा तो जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, कि मेटल की केस में जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। मेटल की केस में जल्दी जल्दी हीट पार हो जाता है इधर से उधर, है कि नहीं। मतलब ये जो मीडियम है उसका नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन सा नेचर? दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फिर जो सिग्मा है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, मटेरियल ऑफ मीडियम। इट इज हाई, वेरी हाई फॉर गुड कंडक्टर्स, और मेटल्स, मेटल के लिए ये हाई होता है, एंड लो फॉर इंसुलेटर्स। समझ में आया क्या? जो कंडक्टिविटी है इट इज हाई फॉर गुड कंडक्टर्स। अब कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है? जनरली याद रखो कि ऑल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर थर्मल इंसुलेटर्स, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर थर्मल कंडक्टर्स ऑल्सो। थ्रू वुड करंट जाता है क्या? नहीं जाता है, सो इट्स ए इंसुलेटर, थर्मली भी इंसुलेटर है। थ्रू कॉपर वायर करंट कैन इजीली पास, सो कॉपर वायर इज ए गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बट देन सेम इज गुड थर्मल कंडक्टर ऑल्सो। ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर थर्मल कंडक्टर्स। कोई कंडक्टर के लिए ये हाई रहेगा, इंसुलेटर के लिए लो रहेगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो उसका यूनिट क्या रहेगा? क्या रहेगा? अभी अभी तो हम देखे I इज इक्वल टू सिग्मा ए डेल्टा थीटा बाई एल। तो सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा हो गया आई एल बाई ए डेल्टा थीटा। एल हो गया मीटर, ए हो गया मीटर स्क्वायर, आई हो गया वाट, तो यूनिट बन गया वाट पर, नीचे मीटर स्क्वायर ऊपर मीटर, तो हो गया मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड को हो या केल्विन को हो चलेगा, है ना। क्या आपको मालूम है कि सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एब्सोल्यूट स्केल में कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस? नो, ये याद रखना, ये 283 नहीं होगा। मान लो कि कोई चीज थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में है और कोई दूसरा चीज थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड में है और टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 10। सपोज जब दोनों को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा थीटा 1 प्लस 273 माइनस थीटा 2 प्लस 273, क्या हो जाएगा? वही 10 ही तो होगा, है कि नहीं। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग द टेम्परेचर डिफरेंस मेड बी इन सेल्सियस स्केल, मेड बी इन एब्सोल्यूट स्केल, वैल्यूज आर सेम। समझ में आ रहा है? डिफरेंस इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो ये 273 ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा, अगर हम कहेंगे डेल्टा थीटा ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाउ मच केल्विन? 10 केल्विन। समझ में आया क्या? 273 ऐड मत कर देना क्योंकि डेल्टा थीटा है, थीटा होता तो थीटा एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब थीटा इज 283 डिग्री केल्विन। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली ये सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये भी समझ में आया कि व्हाट इज थर्मल करंट एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 3, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कैसे लिखते हैं इसको? d theta by dx, where d theta is change in
टेम्परेचर ओवर ए लेंथ dx in direction of हीट फ्लो, हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में dx जाने से टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है, समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक हॉट बॉडी है और दिस इज कनेक्टेड टू ए कोल्ड बॉडी बाय ए वायर और ए बार लाइक दिस इज ए कोल्ड बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर को थीटा सी को, थीटा सी है, तो आप देखोगे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेम एज हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम एज कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, और थ्रू दिस नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम हीट एनर्जी इज फ्लोइंग। ऐसा हाल में आप देखोगे अगर मान लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, और यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो डेल्टा थीटा है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट हियर? यू से डी थीटा बाई डी एक्स और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। समझ में आया? टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब समझ में आया? क्या होगा यूनिट इसका? डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर और डिग्री सेल्सियस पर मीटर और डिग्री केल्विन पर सेंटीमीटर, लाइक दिस, है ना, टेम्परेचर बाई डिस्टेंस। समझ में आया? अभी जब हीट एनर्जी निकल रहा है, यहां से निकल के हीट एनर्जी इधर आ रहा है, क्या आप गेस करके बता सकते हो थर्मल करंट कहां पे ज्यादा है, हॉट बॉडी के पास कि कोल्ड बॉडी के पास? किसके पास थर्मल करंट ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? अरे जितना हीट निकल रहा है उतना ही तो जा रहा है। यहाँ पर अगर 20 जूल्स ऑफ हीट निकल रहा है पर सेकंड, यहाँ पर कितना घुस रहा है? 20 जूल्स पर हीट पर सेकंड, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर एवरी सेक्शन ऑफ दिस मीडियम इन सेम टाइम, है कि नहीं? यहाँ पर एक सेकंड में 20 जूल निकल रहा है तो यहाँ पर भी एक सेकंड में 20 जूल जा रहा होगा, यहाँ पर भी एक सेकंड में 20 जूल जा रहा होगा, मतलब थर्मल करंट इज सेम एवरीवेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सो थर्मल करंट इज सेम। नाउ आई वांट टू कोरिलेट थर्मल करंट विद द टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में देखिए, ये दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में जो थर्मल करंट है वो क्या है? फॉर्मूला क्या था? इट वाज के ए बाई एल डेल्टा थीटा। नहीं, ए और बी ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डेल्टा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? एल। वो एल कितना है? हम लिए हैं डेल्टा एक्स, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या यहां से हमें डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है? देखो तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया? आई बाई ए के। आर यू गेटिंग? इट इज सेम एज आई बाई ए के। समझ में आ रहा है? आई बाई ए के है। इसका मतलब आई तो हर जगह कांस्टेंट होना ही है, क्योंकि जितना निकलेगा उतना ही जाएगा। जैसे कोई वायर में यहाँ पर करंट ज्यादा, ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, करंट यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा? सेम। वही एनालॉजी को समझने के लिए हम थर्मल करंट को आई ले रहे हैं, हीट को क्यू ले रहे हैं, ताकि आप चार्ज की तरह डील करोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जितना करंट जा रहा है यहाँ पर उतना ही करंट जा रहा है। आई हर जगह बराबर है। अगर ये होमोजीनियस मीडियम है तो मीडियम का नेचर हर जगह बराबर है, तो के भी हर जगह बराबर है। और अगर ये यूनिफॉर्म बार है तो ए भी सेम है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सेम एट एवरी पॉइंट। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म बार है, नॉन यूनिफॉर्म बार है तो आप कहोगे कि जहां पर एरिया ज्यादा होगा, मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, जहां पर मोटा होगा वहां पर एरिया ज्यादा होगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, और जहां पर एरिया कम होगा वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग? तो हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कमिंग आउट थ्रू टू एक्सप्रेशंस। For a uniform homogeneous medium, delta theta by delta x, हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर है। सपोज हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जाओ तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे तो, और
1 सेंटीमीटर जाने से टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बदलता है, 2 सेंटीमीटर जाएंगे तो कितना बदलेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 सेंटीमीटर जाएंगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है? यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर बाई टोटल लेंथ। बात समझ में आ रहा है? So you say it is coming out to be hot body temperature minus cold body temperature by length of the medium. कब? When it is uniform homogeneous medium. 1 सेंटीमीटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ, ये 50 सेंटीमीटर का बार लगा है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? यू विल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 50 सेंटीमीटर इज सेम एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। कब? ओनली व्हेन इट इज यूनिफॉर्म। ये अस्यूम करके कि हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो कहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है जानने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन से जगह पे आप जानना चाहते हो, उस जगह पे एरिया कितना है, एंड दैट विल डिसाइड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ रहा है तो आप मुझे बस ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक हॉट बॉडी है, ये एक हॉट बॉडी है, और सपोज ये कोल्ड बॉडी है, एंड सपोज दिस हॉट एंड कोल्ड बॉडी आर नाउ कनेक्टेड बाय ए, सपोज हम कहेंगे कि दे आर कनेक्टेड बाय ये समथिंग लाइक ए नॉन यूनिफॉर्म बार। ऐसा कोई एक बार से कनेक्टेड हो गया, ये नहीं हुआ, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म बार है, टेपर्ड बार है, देख लो इधर पतला हो गया इधर मोटा हो गया, ऐसा एक बार से हम इसको जोड़ दिए। समझ में आया क्या? क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर दिख रहा है? नहीं, अलग अलग दिख रहा है। मैं आपको कुछ सेक्शंस दे रहा हूं। ये मान लो कि हम कहेंगे कि ये है सेक्शन 1 और ये है सेक्शन 2। आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। बताना है आपको थीटा 1 इज मोर और थीटा 2 इज मोर, I1 इज मोर और I2 इज मोर, d theta by dx at section 1 is more और d theta by dx at section 2 is more। क्या आप बता सकते हो कहां पे थीटा ज्यादा है? थीटा इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां मिलेगा ज्यादा, सेक्शन 1 पे कि 2 पे? 1 पे। तो पता चल गया टेम्परेचर एट सेक्शन 1 इज मोर। I सेम होगा। I कहां पे ज्यादा होगा? सेम, क्योंकि जितना हीट निकल रहा है वही जा रहा है। सो I1 इज इक्वल टू I2। दूसरा का ज्यादा होगा और d थीटा बाई dx सेक्शन 1 पे ज्यादा होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट कि 2 पे? हम जानते हैं कि d थीटा बाई dx इज I बाई AK। जहां पर एरिया कम वहां पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा। सो दिस इज मोर। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। कुड यू फील इट? छोटे छोटे क्वेश्चन से ऐसे पूछेंगे, आपको बता देना चाहिए। आया? ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। नाउ विल गो फॉर पॉइंट नंबर 4। एनालॉजी बिटवीन थर्मल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्मल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में एक सिमिलरिटी लेंगे जिससे आप जल्दी जल्दी चीजों को समझ पाओगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम है, क्लास 10 में पढ़े हो, और ये थर्मल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट में द कॉज फॉर व्हिच करंट फ्लोज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर हीट फ्लो करने की कंडीशन क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों बराबर टेम्परेचर में होंगे तो हीट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं? अच्छा, यहाँ पर जो फ्लो करता है वो करंट है, which is given by rate of flow of positive charge।
चार्ज फ्लो करता है, और यहां पर आप जो फ्लो करता है उसको चार्ज कहते हो, और यहां पर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है? हीट। यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो dq बाई dt होता है, और यहां पर थर्मल करंट वो भी तो dq बाई dt होता है। देखो एनालोगसली लिया गया है। Here you have got something called Ohm's law. क्या है Ohm's law? डेल्टा V is equal to I into R, और R क्या होता है? It is L by A sigma. Sigma is called electrical conductivity. Similarly, यहाँ पर डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आई इंटू आर के जगह क्या लिखेंगे? सोचो, आई क्या था? आई था इस सिग्मा ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। हम क्या लिखना चाहते हैं? डेल्टा थीटा बाई आई, तो हो जाएगा इट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आई इंटू एल बाई ए सिग्मा। देखो तो सिमिलर रिलेशन आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है। तो ये बात है, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। ज्यादा दूर हो गए, थोड़ा पास ले आते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? ये एल बाई ए सिग्मा। सिग्मा क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या सारा कुछ बराबर नहीं आ रहा? जैसे वहां पर होता था यहां पर भी हो रहा है, नहीं? और लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि अगर हम कहेंगे कि दो रेजिस्टेंस वायर सीरीज में लगे हैं, दो रेजिस्टेंस वायर सीरीज में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको आता है। यू नो, इफ देयर आर टू रेजिस्टेंस वायर्स R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आप कहते हो कि R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस वायर सीरीज में लगे हैं तो आप कहोगे R1 प्लस R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर इस केस में इस केस में अगर दो वायर और दो बार ऐसे लगे हैं, एक पतला सा बार है, एक दूसरा मोटा सा बार है, दोनों बार का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। कि हो सकता है कि दोनों का L अलग अलग है, A अलग अलग है, सिग्मा अलग अलग है, एक कॉपर का है, एक एल्युमिनियम का है, तो सिग्मा भी बदल जाएगा, बिकॉज सिग्मा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो दोनों का रेजिस्टेंस इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो। तो कोई पूछेगा बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे R1 प्लस R2। जैसे इसमें करते थे वैसे उसमें भी करेंगे, नहीं? तो यहां पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2। क्या बात समझ में आ रहा है? यू से R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, और वैसे ही इसको आगे चल के हम यूज करके ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में मैं कुछ एक इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगा। थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग देख लिए, कितना था? इट वाज गिवन बाय L बाय A सिग्मा, बट मोर पॉपुलरली यूज्ड टर्म हुआ थर्मल कंडक्टेंस। क्या है ये? इट इज A और इट इज K से क्या लिखते हैं? 1 बाई R विच इज सिग्मा A बाई L। इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टेंस। और अगर आप ध्यान से सारा चीज सुन रहे होगे तो शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सिग्मा A बाई L कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या है? क्योंकि हमारा I का वैल्यू क्या था भैया? सिग्मा A बाई L इंटू डेल्टा थीटा। तो सिग्मा A बाई L क्या हो गया? इट इज I बाई डेल्टा थीटा। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर मैं दो सिमिलर टर्म यूज कर रहा हूं, एक हुआ कंडक्टेंस, दूसरा हुआ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिग्मा
फॉर बेटर कंडक्टर्स और हायर फॉर बेटर कंडक्टर्स। और के हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया, लेंथ एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, बट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एल्युमिनियम है कि कॉपर है कि क्या है, समझ में आया? तो इतने सारा चीज आपको समझ में आने के बाद लेट अस सी ए फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? ए लॉन्ग बार has thermal conductance K and thermal conductivity sigma if it is cut into three equal parts, find conductance and conductivity of each part। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कैसे कट किया, लेकिन इट इज यूजुअली अंडरस्टूड कि लॉन्ग बार को 3 टुकड़ा करना है, तो ऐसे ऐसे कर दिए, क्योंकि ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, कुछ ने नहीं लिखा है, कुछ जगह ऑथर क्या चाहता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसे काटने वाला होता है केस तो बहुत ही यूनिक केस होता है, वो मेंशन करेगा लॉन्गिट्यूडनली कट इनटू 3 सेक्शंस। अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे कट कर दिए 3 टुकड़ा। क्या बता सकते हो कि व्हाट विल बी द न्यू कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट का कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा? पहले बताओ कंडक्टिविटी क्या होगा। बड़ा वाला का कंडक्टिविटी था सिग्मा, एक टुकड़ा निकल के आएगा, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। पहले बताओ कि कंडक्टिविटी ये बार का था सिग्मा, ये टुकड़ा को लेके आया, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? सिग्मा ही होगा, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर ये कॉपर बार है, 3 टुकड़ा करोगे तो एल्युमिनियम बन जाएगा क्या? कॉपर ही तो रहेगा। तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी रिमेन सेम एज कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन nature of material। It remains same, ये नहीं बदल रहा। एंड बात करें कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस का तो फॉर्मूला था सिग्मा A/L, मतलब जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ 1/3 हो गया, लेंथ 1/3 हो गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे K2/K1 इज इक्वल टू 1/L/3 और K1 हो गया 1/L, मारपीट करो तो इट इज 3 और K2 विल बी 3 टाइम्स K1। तो जो न्यू कंडक्टेंस होगा फॉर ईच पार्ट it will be 3 times K1 मतलब K। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि पूरा का लेंथ था L और इतने का लेंथ क्या था? L/3। पूछा है 1/3 का, एक पार्ट के लिए लेंथ हो जाएगा L/3, जो कंडक्टेंस 3 गुना हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल बार of length 0.5 meter has cross sectional area 10 centimeter square
it was connected between 100 degree centigrade and 20 degree centigrade if conductivity of material is 300 watt per meter Kelvin. Find rate of heat flow. कितना हीट फ्लो कर रहा है and amount of heat transfer in 1 minute. 1 मिनट में कितना हीट ट्रांसफर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 1 मिनट में कितना हीट ट्रांसफर हो जाएगा हमें पता करना है। अरे थर्मल करंट की रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब थर्मल करंट के बारे में पूछ रहा है और फॉर्मूला हमें सबको मालूम है, सिग्मा ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। क्या सब कुछ नहीं दिया? यस, एवरीथिंग इज गिवन। कन्वर्ट एवरीथिंग इन एमकेएस यूनिट सिस्टम। क्या 480 देखा। सिग्मा कितना दिया है? सिग्मा दिया है 300, वो तो ऑलरेडी एमकेएस में दिया है। एरिया कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 10 power minus 4 करेंगे। डेल्टा थीटा इज 100 minus 20, सॉरी इट इज 100 minus 20 हो गया डेल्टा थीटा। लेंथ हो गया 2 मीटर, नो लेंथ हो गया 0.5 मीटर दिया। लेंथ इज गिवन 0.5 मीटर, ओ सॉरी, तो 0.5 मीटर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो भाई ये कितना हो गया? ये हो गया 10 पावर माइनस 4 हो गया, 10 पावर माइनस 3 हो गया 0.3 और इंटू 8.3 बाई 5, 0.3 बाई 5 हो गया, 0.5 हो गया, 3 बाई 5 और ये 80, 16 इंटू 3 इज 48 वाट। देख लो, इज इट नॉट कमिंग 48 वाट? Yes, 48 watt of heat is transferred per second। लेकिन कुछ दूसरा भी पूछा है, बताओ how much heat is transferred in 1 minute? Heat transferred in 1 minute कितना होगा पूछा है। So in 880, yes, in 1 minute heat transferred is equal to थर्मल करंट दिया है दिस मच जूल्स पर सेकेंड, तो 48 जूल्स पर सेकेंड 1 मिनट में इंटू 60, दिस मच जूल्स यूनिट हो जाएगा दिस मच जूल्स। कैलकुलेट आप करो, आपको ये सब आता है। क्या बात समझ में आया? हाँ ठीक है। A metal bar was connected between boiling water and ice at 0 degree centigrade। A metal bar connected between boiling water, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। आइस मेल्ट्स at a rate 40 ग्राम पर मिनट। तो जैसे लगा दिए बॉइलिंग वाटर में और आइस में, गर्माहट इधर से उधर तक गया तो आइस मेल्ट करने लगा, और मेल्ट करा कैसे?
हर मिनट में 40 ग्राम आइस मेल्ट कर रहा है। If the bar is cut to two halves of half lengths and both parts are connected across same temperature difference, find at what rate ice will melt. अब कितनी जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा बताओ? 4/3 ग्राम पर सेकंड। नो 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 नो, सोचो सोचो। देखो पहले फिगर देखो कि ये बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और हुआ यूं है कि ये आइस ब्लॉक है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और पता चला इन दोनों के बीच में कोई एक मेटल बार ऐसे लगा दिए हैं, और पता चला कि ये आइस मेल्ट कर रहा है। पहला केस में आइस मेल्ट कर रहा है। दूसरी केस में हुआ क्या? आई वांट टू रिपीट द केस। दूसरी केस में हुआ ये कि ये सिस्टम में हुआ यूं है कि अब ये जो बार था उसको दो हाफ में हम काट दिए। ये कट इट इनटू टू पार्ट्स और दोनों पार्ट को लगा दिए, हाफ दी लेंथ बना दिया, इतना बना दिया। ये हाफ दी लेंथ है, ये लगा और ये लगा, दोनों ऐसे निकले। दोनों टुकड़े को हम बोथ दी पार्ट्स आर कनेक्टेड बिटवीन आइस एंड बॉइलिंग वाटर। आप सोच के बताओ, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि धीरे धीरे मेल्ट करेगा? क्या लग रहा है आपको? आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि धीरे धीरे मेल्ट करेगा? हाँ, कैसे मेल्ट करेगा? एक लंबा सा बार लगाएंगे, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, टुकड़े टुकड़े करके इसको पास में लगा देंगे जल्दी जल्दी मेल्ट, क्योंकि अभी इधर से भी हीट फ्लो करेगा, इधर से भी हीट फ्लो करेगा। पहले सिर्फ इधर से हीट फ्लो कर रहा था, है ना? क्या दोनों केस में डेल्टा थीटा बराबर नहीं है? दोनों केस में डेल्टा थीटा बराबर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ करंट था, थर्मल करंट। पहले हम ओरली कैसे सोचेंगे, फिर देखेंगे। और इसका कुछ रेजिस्टेंस था, जब इसको काट के आधा कर दिए, when we cut it into two halves, लेंथ आधा हो गया, तो you know रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। रेजिस्टेंस जितना था, टेम्परेचर डिफरेंस था, रेजिस्टेंस था R, टेम्परेचर डिफरेंस था 100 और इसमें थर्मल करंट था I। अब टेम्परेचर डिफरेंस हुई है, रेजिस्टेंस आधा हो गया, क्या कह रहे हो आप? करंट क्या हो जाएगा? I और 2I और I/2। थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ आधा हो गया है भैया, तो थर्मल करंट क्या हो जाएगा? 2I। सिंपल सा चीज है। इसमें 2I हुआ तो इसमें कितना होगा? 2I। तो अब किस रेट में हीट फ्लो कर रहा है? 4I। पहले जिस रेट में हीट फ्लो कर रहा था, अब 4 गुना रेट में हीट फ्लो कर रहा है। मतलब पहले जितने जल्दी जल्दी आइस मेल्ट कर रहा था, उससे 4 गुना जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। पहले मेल्ट कर रहा था 40 ग्राम पर मिनट, अब कितना मेल्ट करेगा? 40 into 4, 160 ग्राम पर मिनट। So now the ice will start melting at a rate of 160 ग्राम पर मिनट। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? Is it understood? Yes. Now ice will melt at a rate of 160 ग्राम per minute। ये हमें समझ में आ गया। लिख सकते हैं I is proportional to L, so as length is halved, the thermal current in each small bar, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो आधा हुआ तो डबल हो गया ना। तो ओ लिखने में गड़बड़ लिख गया हूँ, मेरे से गड़बड़ होता है थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे। I is not proportional to L,
यू आर वेरी करेक्ट, I is proportional to 1/L, हम लोग देख चुके हैं. So as length is half, the thermal current in each small bar is double of that in first case. If initially thermal current was I, then finally thermal current through two halves, दोनों हाफ पार्ट से is 4I is 2I plus 2I is equal to 4I. Hence rate of melting of ice is quadrupled. Rate of melting of ice is rate of melting of ice becomes 4 times, that is 40 into 4 is 160 gram per minute. क्या बात समझ में आया? समझ में आया तो बताओ. मैं ओरली पूछना चाहूंगा, 2 टुकड़ा करने की जगह अगर हम इसको 3 टुकड़ा करते और तीनों टुकड़ा को जोड़ देते तो आइस का मेल्टिंग रेट क्या होता? 240. 3 टुकड़ा करते, सोचो 3 टुकड़ा करते, 2 टुकड़ा करने की बजाय 3 टुकड़ा करते, लेंथ कितना हो जाता? L/3 और करंट क्या हो जाता? 240 ग्राम पर मिनट. देखो पहले सोचो, अगर 3 टुकड़ा करते तो हर एक में करंट हो जाता 3I, टोटल करंट कितना होता? 9I. मतलब करंट अभी 9 टाइम्स हो जाता. मतलब पहले अगर 40 ग्राम पर मिनट था, अब हो जाता 360 ग्राम पर मिनट. क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, ये हम समझ के. अगला क्वेश्चन. सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए थीन बार say of length L and this is another thin bar of length L, but दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है. सोचो, they are having different cross sectional areas. एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो दूसरा का 2 है. एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है. इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है. और दिया गया है कि ये एंड है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में और ये एंड है समथिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या बात समझ में आ रहा है? आया समझ में? तो ऐसा कोई एक बार है जिसका ये लेंथ L है, एरिया A है, ये लेंथ L है, एरिया 2A है. और पता चला कि ये पूरा का पूरा जो दिया गया है ये सारे के सारे कॉपर बार है. 2 कॉपर बार्स are connected as shown. Find junction temperature. पूछा ये जो जंक्शन है दोनों का, वहां पे क्या टेम्परेचर है बताओ?
क्या बात समझ में आ गया? यू हैव टू फाइंड आउट द जंक्शन टेम्परेचर। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर टेम्परेचर होगा कितना? ठीक है, ओके। अगर ये बात है, थोड़ा सोचो और बताओ कि कौन सा केस में थर्मल करंट ज्यादा होगा, पतले वायर में कि मोटे वायर में? सेम हो। दोनों में थर्मल करंट तो बराबर होगा। नहीं, इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, तो आपको हो गए आई ऑन द पार्ट ए बी इज सेम एज आई ऑन द पार्ट बी सी, है कि नहीं? अच्छा, आई का फॉर्मूला आपको मालूम है? आई का फॉर्मूला क्या था? इट वाज सिग्मा ए बाई एल, है कि नहीं, इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है? 300 माइनस थीटा 0। अगर यहाँ का टेम्परेचर थीटा 0 है तो इधर क्लियर। और आईबीसी क्या है? आईबीसी इज सिग्मा, एरिया लेकिन 2a है, बाई एल, दैट इज क्या टेम्परेचर डिफरेंस है? 0 माइनस थीटा 0 और थीटा 0 माइनस 0। थीटा 0 है टेम्परेचर में, दिख रहा है ये, सो इट इज थीटा 0 माइनस 0। ये सिग्मा ए बाई एल गए घर, क्या मिला? 300 माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा 0, और थीटा 0 इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर 3 सिमिलर बार है, ऐसा सिमिलर कॉपर बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ढेर सारे बुक में मिल जाएगा, एंट्रेंस में भी काफी बार आया है। 3 सिमिलर कॉपर बार, तीनों बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बराबर दिख रहा है और आपको इसका लेंथ भी बराबर दिख रहा है। ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, और ये तीनों बार का जो एंड्स है वो अलग अलग टेम्परेचर में मेंटेन किया गया है। सपोज ये दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये दिया गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया गया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे करके दिया है। तो अगर ये तीनों बार का तीनों एंड को हम अलग अलग टेम्परेचर में रखेंगे, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ये जंक्शन में टेम्परेचर क्या होगा? 3 similar bars are joined as shown. Find junction temperature. अवसर कितना होगा? हाँ ठीक, चलिए अब कैसे करेंगे? एक चीज समझ में आ रहा है कि ये लो टेम्परेचर है, ये दोनों हाई टेम्परेचर है, और अगर हीट फ्लो करेगा भी तो यहाँ से ऐसे करके जाने की चांस है, हो जाएगा लो टेम्परेचर की तरफ, इधर से भी हीट ऐसे आएगा और वो जो हीट आएगा वो इधर जाएगा। Sir, 145 degree. 145. 145, राइट राइट। क्लास रचना, क्लास रची, हाँ रोको। सो फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। सपोज यहां से जो करंट जा रहा है इसको मैं कहूं I1 और यहां से जो करंट जा रहा है I2 थर्मल करंट, इसको अगर I3 कहूं तो क्या तनीषा बता सकती है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1, I2 एंड I3?
Sir, I2 plus I3 is equal to I1. I2 plus I3 इज इक्वल टू I1। देखो इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, इधर से जा रहा है I3। I1 plus I2 is equal to यस, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। वेरी गुड बेटा। अब I1 का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या है फॉर्मूला? हाँ, कितना है आंसर? 130। 130 नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो I1 कितना हो गया भाई? I1 इज यू नो KA/L इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब 200 माइनस थीटा 0। I2 क्या है? I2 इज KA/L टेम्परेचर डिफरेंस इंटू 100 माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू I3 क्या है? सेम KA/L थीटा 0 माइनस 45। क्या बात समझ में आएगा? तो ये तो KA/L गया दोनों तरफ से, क्या मिला? 200 माइनस थीटा 0 प्लस 100 माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 0 माइनस 45। यहां से सारा थीटा 0 को एक तरफ ले आओ, मिलेगा 3 थीटा 0 इज इक्वल टू, बाकी 45 को इधर ले आओ, 200 प्लस 100 प्लस 45/3 क्या हो गया? 345/3 इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में आया? ये तो समझ में आया, लेकिन साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर ये तीनों बार बराबर साइज के हैं, जंक्शन टेम्परेचर क्या हुआ? दिस टेम्परेचर प्लस दिस टेम्परेचर प्लस दिस टेम्परेचर बाई 3। ये याद रखना। समझ में आया क्या? अगर बोल देंगे ये है 20, ये है 10, ये है 30, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 20 प्लस 10 प्लस 30 हो गया 20। समझ में आ गया ना? तीनों का टेम्परेचर बाई 3। हाँ, अगर ये लेंथ अलग अलग होते तो फिर यहाँ पर वैल्यूज अकॉर्डिंगली डालते हैं, वो कैंसिल नहीं होता, जो भी निकलता वो निकलता। समझ में आ रहा है? बस समझ में आया, प्रूफ करो। इस केस में जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल सिमिलर केस दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे आपके पास 2-4 सिमिलर बार है, चलो मानते हैं ऐसा, ये एक है और ये दूसरे वाले को घुमाओ, घूम जा, हाँ घूम गया, ये हो गया दूसरा। सपोज आप लोग बड़े सियाने हो और फटाफट हर चीज समझ जाते हो, तो बताओ अगर हम कहेंगे ये A है, B है, C है, D है, ये O है। A का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और B का टेम्परेचर दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, C का टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हो गया कितना? 125, सॉरी ये 100 नहीं, 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कितना हो गया ये? और D का टेम्परेचर है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा करके चारों का एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है। पूछा है कि बताओ इफ ऑल दीज एंड्स आर मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सारा एंड को हम ये टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं जो टेम्परेचर दिया गया है, और दिया गया ये है कि ये बार्स आर ऑल यूनिफॉर्म सिमिलर बार्स, मतलब सबका लेंथ बराबर है, सबका एरिया बराबर है, इसका एरिया A है। तो पूछा है कि कौन सा बार में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, कौन से बार में हीट फ्लो नहीं हो रहा है? through which bar there is no heat flow? कौन सा बार में हीट फ्लो नहीं हो रहा? सोचो, क्या आपको जंक्शन टेम्परेचर निकालना आता है? बताओ क्या होगा? 200
प्लस 125 प्लस 125 प्लस ये कितना था 150 होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 क्योंकि देयर आर 4 सिमिलर बार्स 4 सिमिलर बार्स सो होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 सर 150 वाला So 150. बाय 4 कितना आया 150. 150। अब यहाँ का टेम्परेचर 150 है तो किसमें हीट नहीं फ्लो करेगा जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हीट फ्लो करने के लिए तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए यस ये वाला सी वाले बार में कोई हीट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके क्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है ये 150 निकला ये 150 निकला दोनों बराबर टेम्परेचर में तो हीट कहां से फ्लो करेगा नहीं तो ठीक है सो थ्रू बार सी नो हीट फ्लोज as there is no temperature difference across it. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है चलिए अगला क्वेश्चन a uniform meter stick has its 100 centimeter mark at at 80 degrees centigrade and 0 centimeter mark at 20 degrees centigrade, 30 degrees centigrade, 30 degrees centigrade. Find at which centimeter mark if we touch we shall fill neither heat neither hot nor cold ना गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा given body temperature is 37 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा पॉइंट में आपको टच करोगे तो ना गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा मेरी बात समझ में आ रहा है कोई चीज गर्म कब लगता है जब उसका टेम्परेचर हमसे कम है कि ज्यादा है ज्यादा है नहीं और ठंडा कब लगता है जब उसका टेम्परेचर हमसे कम है मतलब कहां पर टच करेंगे कि हमें गर्म या ठंडा नहीं लगेगा जहां पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि कहां पर बताओ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बात समझ में आया कहां पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है दिया क्या है दिया है कि यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है भैया ये एक यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है और उसका 100 सेंटीमीटर मार्क इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये 100 सेंटीमीटर मार्क इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड और जो 0 सेंटीमीटर मार्क है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये 0 सेंटीमीटर मार्क है समझ में हमें पता करना है कि कहां पर हमें टच करना चाहिए चलो मानते हैं कि लेट अस टच इट एट x सेंटीमीटर मार्क क्योंकि ये 0 है तो यहां पर टच करते हैं लेट एट x सेंटीमीटर दी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड x का वैल्यू क्या है वही पूछा है कि नहीं अच्छा जब हम इधर से यहां आएंगे टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ेगा व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ये बार यूनिफॉर्म है फॉर यूनिफॉर्म बार 1/2 आप कहोगे d थीटा बाई dx
टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है 80 माइनस 30 बाई 100, सो इज इट नॉट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, नहीं 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर आएंगे कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ेगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 सेंटीमीटर में कितना बढ़ता है 0.5, कितना सेंटीमीटर जाने से 7 बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर में बढ़ता है 0.5 टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बदल रहा है 0.5 into 7 बढ़ेगा यार। 1 सेंटीमीटर में बढ़ता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 सेंटीमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 सेंटीमीटर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना सेंटीमीटर जाएंगे कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। भूल गए 14, दैट्स ऑल। 14 सेंटीमीटर मार्क में बनेगा। और ऐसा समझने में अगर दिक्कत होता है मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। चलो ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, सोचने में दिक्कत हो रहा है, मैं दूसरा तरीके से बताता हूं। फॉर ए यूनिफॉर्म बार डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो क्या होता है, हर जगह सेम होता है कि अलग होता है, इज सेम एवरीवेयर। ये बात समझ में आया, मतलब यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स ज्यादा है कि यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स ज्यादा है, बराबर है, यूनिफॉर्म बार है। तो यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स कितना है, ये अगर x हुआ तो ये कितना हुआ भैया 100 माइनस x, हुआ कि नहीं। 80 माइनस 37 बाई 100 माइनस x हो गया यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट, 37 माइनस 30 बाई x हो गया यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट, और दोनों बराबर है कि नहीं। ऐसे भी सोच सकते हो। तो आप कहोगे कि 80 माइनस 37 बाई 100 माइनस x इज इक्वल टू इज इक्वल टू 37 माइनस 30 बाई x, सिंप्लीफाई करिए x मिलेगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आएगा क्या। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर मार्क पे छूने से ना गर्म ना ठंडा लगेगा 14 सेंटीमीटर मार्क। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। समझ में आया। तो ऐसे करके ढेर सारे किस्म की क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कर सकते हो। मैं कुछ नूंदू पूंदू इजी क्वेश्चंस आपको करवाया। समय खराब हो गया हमारा, और थोड़ा सामने में हम लोग शुरू में ज़्यादा बात कर लिए, नहीं तो और 1-2 क्वेश्चन बन जाता था। एनीवे, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।